इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। तो अशोक के पहले पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक। पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब है कि अशोक को बौद्ध धर्म में कौन दीक्षित किया, अशोक की पत्नी का नाम क्या क्या था, ठीक है। तो पहले आपको बता दें कि बिंदुसार के समय में अशोक को उज्जैन का वायसराय नियुक्त किया गया था। इसको आपको लिखना है, उज्जैन का वायसराय नियुक्त किया गया था अशोक को। और अशोक को तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, ठीक है। He was sent to quell the revolt at तक्षशिला, ठीक है, या suppress the revolt at तक्षशिला। अब क्या है ना कि अशोक जब उज्जैन में वायसराय था तो अशोक की भेंट हुई थी एक महिला से जिसका नाम था विदिशा महादेवी। विदिशा महादेवी, इनका ढेर सारा नाम है, विदिशा महादेवी या देवी या साक्यायनी या साक्य कुमारी, ये किनका नाम है। अशोक जब उज्जैन में वायसराय था तो इनकी भेंट हुई किससे, विदिशा महादेवी, देवी या साक्यायनी या शाक्य कुमारी से, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में यही इनकरेज किए बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, ठीक है। लेकिन सारे लोग ये हिस्टोरियन नहीं मानते हैं, ज्यादातर हिस्टोरियन मानते हैं कि वो बाद में बताएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए कि एक अब इनको 2 संतान हुआ, महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा। लेकिन ऐसा उल्लेख है विभिन्न लिटरेचर में कि अशोक के द्वारा इनको अपनाया नहीं गया, ठीक है। किनको, ये देवी महादेवी वगैरह वगैरह। तो बाद में आपको पता होगा कि इन दोनों को, महेंद्र और संघमित्रा को, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया, ठीक है। अब इन जैन स्रोतों में इनकी पत्नी का नाम है पद्मावती। क्या नाम है, पद्मावती, ये भी लिख लेना है, ठीक है। अब इनकी और पत्नी है कारुवकी, कारुवकी, कारुवकी और तिस्रखा। इसके अतिरिक्त असंधमित्ता भी बौद्ध स्रोतों में इनकी पत्नी का नाम बताया गया, असंधमित्ता, ये बौद्ध स्रोतों में। इस पत्नी का उल्लेख अशोक के अभिलेख में भी है, किसका, कारुवकी का, ठीक है। मिटा दे इसको। अब आपको पता है कि अशोक के द्वारा ऐसा माना जाता है या कुछ लिटरेचर में कहा गया है कि अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी हासिल की गई। तो इसमें 4 वर्ष लगा इस स्ट्रगल में, इसलिए बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी 273 बीसी में। तो अशोक 269 बीसी में गद्दी पर बैठे। कब, 269 बीसी में, ठीक है। अब इनके द्वारा कलिंग के साथ युद्ध किया गया।
ठीक है। तो कलिंग के साथ युद्ध किया गया। वजह उसकी क्या थी कि कलिंग होकर ही दक्षिण भारत का रास्ता जाता था। मगध से या पाटलिपुत्र से कलिंग होते हुए दक्षिण भारत का रास्ता जाता था। इसलिए अशोक के द्वारा ये समझा गया कि कलिंग को जीतना बहुत जरूरी है। तो कलिंग में जो भी रूलर रहे होंगे उसके द्वारा बहुत स्टीफ फाइट मतलब या उनका कंपटीशन दिया गया और इस युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है। तो कलिंग युद्ध हुआ 261 BC में, या इनके गद्दी पर बैठने के 9वें वर्ष। कब हुआ? इनके गद्दी पर बैठने के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ। ठीक है। 10वें वर्ष में इनके द्वारा बोध गया की यात्रा की गई। कहाँ की यात्रा की गई? बोध गया की यात्रा की गई, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये बोध गया पहुंचे 10वें वर्ष। 13वें वर्ष में इनके द्वारा आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाएं दान में दी गई। बराबर की गुफाएं, बराबर केव्स। कब? 13वें वर्ष में। और 13वें वर्ष में इनके द्वारा, ठीक है, 13वें वर्ष में इनके द्वारा he started issuing his inscription और edict। ठीक है। 13वें वर्ष में इनके द्वारा लिखवाना प्रारंभ किया गया। क्या चीज? अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया गया। 14वें वर्ष में इनके द्वारा धम्म के प्रचार के लिए, धम्म के बारे में आपको आगे बताएंगे कि धम्म के प्रचार के लिए इनके द्वारा एक विशेष प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसको कहा गया धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। ठीक है। 14वें वर्ष में। 21वें वर्ष में इनके द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई। क्यों? क्योंकि यह बुद्ध का जन्म स्थल था। ठीक है, जन्म स्थल था। और यहां पर इनके द्वारा टैक्स का रेट, कर की दर घटाकर 1/8 ऑफ टोटल प्रोड्यूस, कर की दर घटाकर कुल उत्पादन का 1/8 भाग कर दिया गया। नॉर्मल रेट था 1/4 से 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस, मतलब कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 डिपेंडिंग अपॉन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जहां पर ज्यादा उपजाऊ होता था वहां पर 1/4, जहां कम उपजाऊ था वहां पर 1/6 लिया आता था। तो इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि किसमें वर्ष में इनके द्वारा कहाँ की यात्रा की गई? 27वें वर्ष में इनके द्वारा एक अधिकारी होता था जी, रज्जुक। इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ही प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव जुडिशियल पावर टू रज्जुक। देखिए 27वें वर्ष में इनके द्वारा रज्जुक नामक अधिकारी को व्यापक न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है। हो गया। अब देखिए अशोक के बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी इसलिए है कि अशोक के द्वारा ढेर सारा अभिलेख जारी किया गया। मौर्य काल के हमारे पास 47 अभिलेख उपलब्ध हैं। कितने? 47। उसमें से 2 हैं प्री अशोकन, मतलब अशोक पूर्व, और शेष जो है अशोक द्वारा लिखवाए गए, मतलब 45 लिखवाए गए अशोक के द्वारा। तो चूंकि ये हमारे पास
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है अशोक के बारे में जानने के लिए और मौर्यन एम्पायर में किस तरह की स्थिति थी उसको जानने के लिए हमारे पास ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। क्या चीज? अशोक का 45 अभिलेख। तो इसमें से आपको पहले अभिलेख के बारे में बता दें कि ये सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए, केवल कंधार अभिलेख को छोड़कर, केवल कंधार अभिलेख को छोड़कर सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है? कौन भाषा? प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये कंधार अभिलेख जो है ये इसको कहा है बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, मतलब ये दुभाषीय अभिलेख है, क्योंकि ये ग्रीक भाषा और अरामिक भाषा में लिखा गया है। इसको क्या क्या भाषा? ग्रीक और अरामिक। अब ये जो भी अभिलेख है उसमें से ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी में लिखे गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभिलेख खरोष्ठी जो है ये लेफ्ट टू राइट लिखा आता है। ठीक है? खरोष्ठी उसके ग्रीक और अरामिक लिपि में लिखे गए, ये 4 लिपि में लिखा गया है। ठीक है? स्क्रिप्ट ये है, स्क्रिप्ट लिपि मतलब स्क्रिप्ट। जैसे अभी आप हिंदी लिख रहे हैं तो वो है देवनागरी लिपि और इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो है रोमन स्क्रिप्ट। तो उसी तरह जैसे अभी हम ये लिखे, ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखे। ठीक है? तो इन चारों लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए और ज्यादातर और सभी की भाषा क्या चीज है? प्राकृत है, केवल कंधार अभिलेख को छोड़ करके। अब ये अभिलेख जो है इसको पहली बार पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप। ठीक है? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसको पढ़ा गया। अब इन अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है? क्या क्या जी? तो मेजर रॉक एडिक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं बृहद शिलालेख। मेजर रॉक एडिक्ट, बृहद शिलालेख। इसकी संख्या 14 है जो इन स्थानों से मिले हैं। अभी आपको लिखा रहे स्थानों का नाम, कौन कौन सा स्थान? तो शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी ये है अफगानिस्तान में। ठीक है? मनसेरा ये है पाकिस्तान में। ठीक है? उसके बाद सुपारा ये है महाराष्ट्र में। गिरनार ये है गुजरात में। ठीक है? उसके अतिरिक्त एरागुडी ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है? इसकी विशेषता क्या है ना कि ये बारी बारी से बायां से दहना और दहना से बायां लिखा गया है। अच्छा, खरोष्ठी के बारे में क्या बताती है कि बायां से दहना, दहना से बायां, उल्टा
जैसे हम लोग तो बायां दाहिना लिखते हैं ना, तो खरोष्ठी जो है वो दाहिना से बायां लिखा आता है, ठीक है। और एरागुडी जो है इसकी विशेषता है कि ये बारी बारी से बायां से दाहिना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इसको लिखा गया है। एक और अभिलेख है कालसी में, ये देहरादून के पास है, देहरादून, ये उत्तराखंड में, ठीक है। उसके अतिरिक्त धौली और जौगुड़ा, ये दोनों उड़ीसा में है। कहां पर है? तो टोटल आपको कितना हो गया, काउंट करके बताइए। 9 हुआ, 8 हुआ। तो धौली अलग है, जौगुड़ा अलग है, तब कितना हुआ? 9 के 8, सबका अलग अलग हो रहा है जी, किसी का 8 हो रहा है, किसी का 9 हो रहा है। 8 हुआ। तो ये इतने स्थान में ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, 14 बृहद शिलालेख इतने जगह मिला है। अब थोड़ा इन बृहद शिलालेख में कुछ आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है उसमें पहला मेजर रॉक एडिक्ट जो है उसमें अशोक के द्वारा ये कहा गया कि कुछ फालतू जो ऐसा फेस्टिवल जिसमें लोगों का बहुत पैसा उसा खर्च होता था, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया और पशु हत्या पर रोक लगाई गई। इसको लिख लीजिए कि अशोक के द्वारा पहले बृहद शिलालेख से पता चलता है कि अशोक प्रोहिबिटेड किलिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड सर्टन फेस्टिवल्स। दूसरे अभिलेख में दूसरा जो बृहद शिलालेख है इसमें इनके द्वारा कहा गया कि मैंने कई जगहों में भेजा मेडिकल टीम, क्या चीज के लिए? तो आदमी और जानवर के इलाज के लिए, और जो मेडिसिनल हर्ब्स है उसको लगवाने के लिए, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसका प्लांटिंग करवाने के लिए, समझे, मेडिकल टीम या भेजा गया, ठीक है जी। उसमें कुछ क्षेत्र का भी नाम है, जैसे श्रीलंका, चोल किंगडम, उसका पांड्य, सत्यपुत्र, इस तरह का इनके द्वारा उल्लेख किया गया है। फोर्थ जो मेजर रॉक एडिक्ट है इसको लिख लिया कीजिए आप लोग। फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट में इनके द्वारा धम्म का प्रिंसिपल मेन क्या सार संक्षेप है उसके बारे में बताया गया चौथे बृहद शिलालेख में। और 13वें बृहद शिलालेख में इनके द्वारा जो कलिंग युद्ध हुआ उस कारण से जो नरसंहार हुआ, आप समझ रहे, उस समय पूरे भारत की आबादी अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1 करोड़ से ज्यादा नहीं रही होगी, और उसमें अगर 1.5 लाख आदमी मारे जाएं तो बहुत भयंकर नरसंहार में कहा जाता है। तो उस कारण से अशोक के द्वारा पश्चाताप व्यक्त किया गया है, किसमें? 13वें शिलालेख में। देखिए, ही एक्सप्रेस्ड रिमोर्स ऑन द किलिंग्स ऑफ 150,000 people इन कलिंग वार। देखिए, इनके द्वारा 1.5 लाख लोगों के कलिंग युद्ध में मारे जाने के लिए पश्चाताप
व्यक्त किया गया है। किसमें? 13वें बृहद शिलालेख में। और इनके द्वारा ये कहा गया इसी शिलालेख में कि अब इनके द्वारा लोगों को युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि धम्म के द्वारा जीता जाएगा। बस समझे? देखिए, ऑल्सो stated that now he would win over people not by war, that is very घोष, but by धम्म घोष। लिखिए कि इनके द्वारा यह कहा गया कि इनके द्वारा आप लोगों को युद्ध के द्वारा नहीं, युद्ध मतलब इनके द्वारा जो वर्ड यूज किया गया है वो वेरी घोष के द्वारा नहीं बल्कि धम्म घोष के द्वारा लोगों को जीता जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि लोगों का दिल जीता जाएगा। बात समझे? तो इसी संदर्भ में इनके द्वारा और कई राज्यों का उल्लेख किया गया कि इस कारण से हमारे ये सब मित्र हो गए। हाँ, और इन सब राजाओं के द्वारा भी जो भारत के बाहर थे उसके द्वारा भी हमारे देश में राजदूत भेजा गया। तो कौन कौन सा देश का राजदूत इनके काल में भेजा गया इसको भी आप लिख लीजिए। एंटियोकस थियस, ये सीरिया का शासक था, इनके द्वारा भेजा गया राजदूत। हाँ, टॉलमी फिलाडेल्फस, ये इजिप्ट का शासक था, मिस्र का शासक था, इनके द्वारा भेजा गया। उसके बाद एलेक्जेंडर, ये एपीरस का शासक था। मगर ये सीरीन का शासक था। और एंटीगोनस गोनाटस, ये मैसिडोनिया का शासक था। इन लोगों के द्वारा इनके दरबार में दूध भेजा गया। ठीक है? एंटियोकस थियस, सीरिया, टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र, अलेक्जेंडर, एपीरस, ये सब यहाँ के शासक थे। ठीक है? वाह, आजकल किस मोहन है यार? अच्छा, हो गया मिटाए। अब दूसरी तरह का जो अभिलेख है उसको हम लोग कहते हैं माइनर रॉक एडिक्ट। माइनर रॉक एडिक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख क्या? अब ये बहुत सारे हैं जी, समझे? इसमें एक जो है ये भाबरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान से मिला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें अशोक कहते हैं कि मैं मगध का राजा अशोक बुद्ध की शरण में जाता हूं, धम्म की शरण में जाता हूं और संघ की शरण में जाता हूं। आई अशोक द किंग ऑफ मगध सीक रिफ्यूज इन बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है? मैं अशोक मगध का राजा
तो आपको अब इससे एक प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि मौर्य शासकों द्वारा किस प्रकार की पदवी धारण की गई। तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा जी, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। बस समझ गए। तो सिंपल टाइटल लेते थे क्या, राजा। अभी बताया ना, मैं मगध का राजा, तो ये नहीं बताया कि मैं मगध का महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट। तो तो आपको भी इससे ये भी पता चला। तो आप याद रखिए कि भाबरू अभिलेख जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मगध ये अपनी बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त करते हैं। जो बीपीएससी वगैरह देने वाले हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सासाराम से एक अभिलेख मिला है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इनका जो नॉर्दर्न मोस्ट अभिलेख है वो है लमघान या लंपर्क, लिख लीजिए इसको। ये नॉर्दर्न मोस्ट मतलब सबसे उत्तर में पाया गया अशोक का अभिलेख। कहां से पाया गया, लमघान, ठीक है। साउदर्न मोस्ट जो है सबसे दक्षिण में पाया गया है जतिंग रामेश्वर, जतिंग रामेश्वर, ठीक है। कुछ अभिलेख जो है जैसे सांची, सारनाथ और कौशाम्बी या कौशाम अभिलेख जो है ये इसको कहा जाता है सिज्म एडिक्ट, मतलब ये बौद्ध धर्म में मतभेद से संबंधित है ये अभिलेख। ये तीनों कौन कौन सा, सांची, सारनाथ और कौशाम, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि कंधार जो है बाइलिंगुअल है, समझ गए। बेटा अब कुछ और अभिलेख है जिसको हम लोग कहते हैं पिलर एडिक्ट। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख जो है ये इतने जगह से मिला है, ये 7 हैं लेकिन मिला है 6 ही जगह से। कहां कहां से लिख लीजिए, दिल्ली, तोपड़ा, दिल्ली, मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया हरिराज, इलाहाबाद, अब प्रयागराज, रामपुरवा। रामपुरवा से 2 पिलर मिला है, इसलिए टोटल हो गया 7। अब देखिए दिल्ली, तोपड़ा, दिल्ली, मेरठ का मतलब क्या हुआ कि पिलर मिला। अच्छा, बहुत सारे पिलर अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। कुछ पिलर हो सकता है कि लकड़ी के बनवाए गए होंगे, इसलिए वे सब अब नहीं है उपलब्ध। ये तोपड़ा हरियाणा में एक जगह है, वहां मिला, तो फिरोज तुगलक के द्वारा इसको मंगवाया गया दिल्ली। ये मेरठ से मिला, फिरोज तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली मंगवाया गया, तो इसलिए इसको लिखा जाता है दिल्ली तोपड़ा, दिल्ली मेरठ। ये दोनों बिहार में है, ये भी बिहार में, रामपुरवा, लौरिया हरिराज, लौरिया नंदनगढ़। इस की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि इसी पिलर पर
इसी पिलर पर अशोक का भी अभिलेख है, इसी पिलर पर समुद्रगुप्त का अभिलेख है, और इसी पिलर पर जहांगीर का भी अभिलेख है। इसको लिख लीजिए। किस पिलर पर? इलाहाबाद जो पिलर है उसी पर 3 शासक का अभिलेख है, समुद्रगुप्त और क्या बताए, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। ठीक है। अब यहां पर जो कैपिटल है उसमें लायन है एक पर बुल है। पिलर तो बहुत सारा मिला है जी, जैसे सांची, सारनाथ सब में मिला है, तो सब में लायन है, आपको पता है। और रामपुरवा में लायन है, बुल है। ठीक है। और इसको हम लोग विशेष पढ़ेंगे जब हम लोग मौर्यन आर्ट पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से और पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आप लिखिए जी, 5th जो पिलर एडिक्ट है लिख लीजिए। 5th पिलर एडिक्ट 5वां जो क्या बोले स्तंभ अभिलेख है, बता देना। 5वां जो स्तंभ अभिलेख है इसमें भी लिखा हुआ है कि अशोक के द्वारा पशु बलि पर रोक लगवाई गई। इसके बारे में लिख लीजिए कि 5वें स्तंभ अभिलेख में भी इस बात का उल्लेख है कि अशोक द्वारा पशु बलि पर रोक लगवाएगा। 6ठे में देखिए, 6ठे पिलर एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है? 6th पिलर एडिक्ट में इसके द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य किया गया उसका उल्लेख है। देखिए, 6th पिलर एडिक्ट मेंशंस द वेलफेयर मेजर्स टेकन अप बाय अशोक। इनके द्वारा जो कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्य किए गए उसके बारे में उल्लेख है। इसमें 6ठे स्तंभ अभिलेख में। ठीक है। अब क्या है ना कि एक चीज जो आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत, वह अशोक का धम्म। अब ये चीज सब्जेक्टिव चीज है, समझे? सब्जेक्टिव चीज मतलब ये परीक्षा में आता है, सब्जेक्टिव परीक्षा। तो आपको मेंस वाले बैच में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे हम। अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिए कि धम्म क्या था, समझिएगा। उस समय क्या होता था ना, हम लोग क्या इस तरह का नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब कि नेशनलिज्म का, कि राष्ट्रीयता की भावना हम लोग में नहीं थी। कि नेशनलिज्म क्या होता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर टेरिटरी, कि किसी खास क्षेत्र से आप अपना वफादारी शो करते हैं। जैसे हम लोग पूरा इस भारत के लिए हम लोग वफादार हैं, सरकारें आती ही जाती है, हम लोग उसके प्रति लॉयल नहीं है। किसी खास प्रधानमंत्री, किसी खास राष्ट्रपति के प्रति हमारी वफादारी नहीं। हमारी वफादारी क्या चीज प्रति है? भारत के प्रति है। बस समझे? तो ये इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। तो चूंकि उसमें नेशनलिज्म नहीं था, तो होता ये था कि जैसे रूलर चेंज हुआ तो लोगों की लॉयल्टी चेंज हो जाती थी। तो बुद्ध के, अशोक के द्वारा ये सोचा गया कि क्यों नहीं एक ऐसा कुछ बनाया जाए जिसके प्रति लोग अगर लॉयल रहेंगे सभी लोग, तो क्या होगा कि ये हमारा रूल, मतलब हमारा रूल से मेरा मतलब है मौर्यन रूल जो है ये आगे बढ़ता जाएगा। क्या समझे? तो इस तरह एक फोकल पॉइंट देने की कोशिश किया ये अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मतलब प्रजा को, इन द फॉर्म ऑफ धम्म।
मतलब धर्म के रूप में ये एक आपको फोकल पॉइंट प्रोवाइड किया कि आप इसके प्रति लॉयल रहेंगे और ये होगा स्टेट का रिलीजन टाइप का, तो सब लोग। अच्छा, एक चीज और होता है कि जो सबसे पॉपुलर जो आइडियोलॉजी विचारधारा जिसमें होता है उसको रूरल उस समय का रूलर अपनाने की कोशिश करता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। तो दो बात, एक बात और बता दें आपको कि अगर मासेस का आपको सपोर्ट चाहिए, मतलब ज्यादातर बड़ी संख्या में लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मासेस से मोटा मोटी कौन ज्यादा दुखी है या एनर्जी किसको है, समझे जी। तो उसको एज एनिमी ऑफ स्टेट आप लोगों के सामने पोर्ट्रे करते। जैसे हिटलर, हिटलर को अपना रूल परपिचुएट करना था या उसको सपोर्ट हासिल करना था, तो वो जीव को बनाया स्केपगोट, बलि बकरा, मतलब कि पूरे जर्मनी के सारे समस्या का जड़ ये है, कौन? जीव। अब जीव क्या था ना कि बहुत ज्यादा, मतलब वो हर फील्ड में आगे था। अब मान ली फैक्ट्री है, मेरा है, आप लेबर हैं, वर्कर हैं, तो हमको आपसे प्रॉब्लम हो रहा होगा। कहीं पर कोई फाइनेंशियल कुछ इंस्टीट्यूशन है, उसमें हम है, हमारा है, उसमें भी आपको हमसे प्रॉब्लम हो रहा होगा। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या हुआ कि उसी तरह से आगे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि इससे फिर कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसा ही करते हैं रूलर। तो उसी तरह अशोक के द्वारा ये देखा गया कि एक तो बुद्धिज्म अभी पॉपुलर है और ब्राह्मणों के विरुद्ध लोगों में कुछ कुछ है एंटीपैथी। तो हो सकता है कि इसलिए कुछ लोग हिस्टोरियन ये मानते हैं कि एंटी ब्राह्मणिज्म या अप्रोच था बुद्ध का, और ब्राह्मण को कमजोर करना चाहता था बुद्ध। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पावर था जी। उसका पॉपुलेशन भी कम था, पावर बहुत था उसके पास, सोशली सोशल पावर उसके पास ज्यादा था, क्योंकि जो सोशल हायरार्की था उसमें वो एक नंबर पर था। बात समझ गए ना? तो इसलिए बहुत सारा जो अपनाया गया इसके द्वारा धर्म के अंतर्गत नीति, वो ब्राह्मणों के इंटरेस्ट के खिलाफ था। जैसे कहा कि ये फेस्टिवल, ये कर्मकांड, ये रिचुअल, ये फालतू चीज है सब। लेकिन उसके पीछे मूल वजह हमको जैसा लगता है, या आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि मूल वजह ये थी कि इसके द्वारा ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। समझे? ये सब कमा रहा है, सब चीज है सब पास, तो वो बहुत सारा अपना धन खर्च कर देता है फालतू का रिचुअल विचुअल। तो इसलिए वो सब रिचुअल पर वो रोक लगाया। अभी बताया आपको कि फेस्टिवल कुछ कुछ था जिस पर कि लोगों का बहुत खर्च होता था, तो सबको रोक लगाया। और कुछ चीज ऐसा अपनाया गया इसके द्वारा जो यूनिवर्सल अपील का है, जैसे माँ बाप, गुरुजी, इन सब की सेवा करना या इनका आज्ञा मानना वगैरह वगैरह, गरीब पर दया करना, किसी भी जानवर हो या मनुष्य हो उसके प्रति हिंसा नहीं करना या उसको दया दिखाना। तो ये सब तो यूनिवर्सल चीज है जी, कि इसका कभी एज से, टाइम से इसका कोई संबंध नहीं है। आज भी ये रेलिवेंट है कि आपको माता पिता की बात माननी चाहिए, गुरु जी की बात माननी चाहिए, क्योंकि गुरु जी की बात इसलिए मानना चाहिए कि गुरु जी पास इतना लंबा अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का, तो आपके लिए जो अच्छा हो रहा है वही बता रहे होंगे। तो ये सारा चीजों को उनके द्वारा इंक्लूड किया गया धम्म के अंतर्गत। तो इसको हम लोग, धम्म को हम लोग ट्रांसलेट अंग्रेजी में इस तरह नहीं कर सकते कि धर्म, ये एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट था। क्या था? एक आचार संहिता था जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण था, जो लाइफ में सुचारू रूप से अपना जिंदगी चलाने के लिए जो अनिवार्य है, वो सब चीज का एक कलेक्शन था, जो कि सभी धर्म जो उसमें एग्जिस्टिंग रिलीजन थे सबसे कुछ कुछ लिया गया चीज था। तो ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं था जो कि किसी खास ग्रुप के अगेंस्ट में था। बात समझ में आई जी? तो ये था धर्म, पशुओं पर से देख के सब चीज पर दया करना। तो ये सब हो गया धर्म हो गया। ठीक है जी। अब क्या है ना कि
हम लोग ये जाने कि अशोक के जाने के बाद, मतलब अशोक की मृत्यु हो गई 232 बीसी में, ठीक है जी। तो इनकी मृत्यु के बहुत कम समय बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है। तो इनके कौन कौन अधिकारी हुए, उत्तराधिकारी, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट इसलिए नहीं है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, हम लोग हिस्ट्री बना नहीं सकते हैं कि हम लोग तो जो हिस्टोरियन लिखा है वही पढ़ते हैं। तो कुछ जो हिस्टोरियन है उनका ये मानना है कि इनकी मृत्यु के बाद पूरा जो मगध एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब वो टूट फट गया और उसको बांट दिया गया, समझे। आगे आपको पढ़ाएंगे, जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राचपथ या प्राची, अवंतीपथ, इस तरह 4 भागों में, 4 प्रोविंस में पूरा मौर्यन एम्पायर बटा हुआ था। तो कहा गया कि उसको बांट दिया गया और कुछ कहीं पर ये रूल करने लगा, कहीं पर वो रूल करने लगा, कहीं पर इस तरह से हो गया, बात समझे। तो इनके एक उत्तराधिकारी थे दशरथ, जिनके बारे में ऐसा उल्लेख है कि ये पाटलिपुत्र से इनका पोता था। दशरथ कौन था? इनका पोता, जिनके बारे में हम लोग को पक्का पता है कि पाटलिपुत्र से शासन करते थे। इनका एक बेटा था कुणाल, संभवतः उज्जैन से शासन करता था। इनके 2 और उत्तराधिकारी का उल्लेख है। एक है जलुक, ये कश्मीर में शासन कर रहे थे। कहां से? कश्मीर वाला क्षेत्र में। और ये शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय की? और एक था संप्रति, ये जैन थे। तो अब आप ये देखिए जी, भारत का कल्चर का ब्यूटी, एक ही घर में चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, बिंदुसार आजीवक था, अशोक बुद्धिस्ट, दशरथ भी आजीवक, ये देखिए जलुक शैव और संप्रति जैन। मतलब आप समझिए कि हम लोग क्या रिलीजियस फ्रीडम, और आप किस तरह का पर्सनल लाइफ में अपना रिलीजन को चूज करेंगे वो आप पर, ये शुरू से हम लोग क्या था जी। इसलिए हम लोग इनहेरेंटली सेकुलर है, ये पता है कि नहीं आपको। भारत का आदमी वो सेकुलर ही रहेगा, वो भले ऊपर से किसी खास कारण से वो कुछ वोट पॉलिटिक्स के कारण अपने आप को ये शो करे कि हम फलाना के प्रति समर्पित है, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत का आदमी इनहेरेंटली क्या है? सेकुलर है। और भारत एज ए होल वो हमेशा से सेकुलर ही रहा है, बात समझे। तो इसलिए इसको संविधान में नहीं भी लिखते अगर हम लोग, समझे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया टू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सेकुलर नहीं भी लिखा था तो भी हम लोग का सारा जो सिस्टम है ये प्रेम्बल में है। लेकिन हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारा आगे जो प्रोविजन है वो नहीं भी रहता तो भी हम लोग सेकुलर, समझे। हम लोग के हवा में, हम लोग पानी में, हम लोग के डीएनए में सेकुलरिज्म है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बचपन से जो डे टू डे लाइफ का सिस्टम है उसमें हम लोग को धर्म के आईने से देखना, बचपन से आपको हर चीज को नहीं सिखाया जाता है। सिखाया जाता है क्या जी? हमको तो नहीं सिखाया गया, पता नहीं आप लोग की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको नहीं बताया जाता कि इससे इसलिए नहीं रखो रिलेशन क्योंकि फलाना है, इससे इसलिए रखो कि वो फलाना है। उस तरह का कोई सिस्टम हमारे साथ नहीं था, और आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा हमको लगता है, मोर और लेस, नहीं जी। अब एबरेशन तो हर सोसाइटी में होता है जी। हमारे यहाँ जो फ्रिंज एलिमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, बड़ी कम सा है, 0.0001%। वो भी अंदर से वही है, किसी बहकावे में फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट वो कुछ कर रहा होगा, हो सकता है। लेकिन भारत का आदमी नहीं हो सकता है फालतू, समझे। यहाँ का आदमी इनहेरेंटली हम लोग जन्मजात है सेकुलर, समझे। खैर, तो आपको क्या बता रहे थे, ये अशोक के बारे में बता दिए जी पूरा। अब एक चीज छूट गया कि अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी, इसको याद रखना है।
श्रीनगर किसने स्थापित किया? अशोक के द्वारा। ठीक है जी। तो आपको बताया भी तक कि मौर्यन पीरियड में जो जो राजा हुए, अब खाली लिख लीजिए कि मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ, जिनको 185 बीसी में इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हटाकर शुंग वंश की स्थापना की गई। ठीक है। लेकिन 185 BC, the last ruler of Mauryan dynasty was dethroned by his own commander-in-chief Pushyamitra Shung, and he founded a new dynasty known as शुंग डायनेस्टी। हो गया जी। तो ये हम आपको बताया कि अब मौर्य खत्म हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बारे में हम लोग, इसके प्रशासन, इस समय क्या इकोनॉमी था, कैसा मौर्यन आर्ट, क्योंकि मौर्य जो है क्यों ज्यादा आपको पढ़ा रहे हैं, एक चीज आप समझ लीजिए कि जिसका जितना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसी हिसाब से उस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बुद्धिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म अभी एक इंटरनेशनल रिलीजन है कि नहीं? जापान से लेके, श्रीलंका से लेके, चाइना, सब जगह बुद्धिज्म है, समझ गए। जैनिज्म चूंकि केवल भारत में सीमित है, इसलिए जैन धर्म आपको कम पढ़ाए होंगे। अब ये मौर्यन एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहली बार भारत में एक ऑल इंडिया एम्पायर बना। कहां से कहां तक? अफगानिस्तान से बांग्लादेश और कश्मीर से लगभग कन्याकुमारी, मतलब पूरा कन्याकुमारी नहीं कर रहे हैं, मतलब मोटे तौर पर साउथ इंडिया तक पहुंच गया था। क्लियर जी। तो चूंकि ये पहला ऑल इंडिया एम्पायर था भारत का, और फिर इस तरह का एम्पायर फिर भारत में बन नहीं पाया जी। फिर मुगल, मतलब अकबर के द्वारा फिर इस तरह का बनाया गया था। तो मतलब 1000 साल, 2000 साल तक इस तरह का एम्पायर नहीं बन पाया, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अशोक को ग्रेट कहते नहीं। अब उस जमाने में सोचिए, आज से लगभग 2300 वर्ष पहले कोई शासक अपने लोगों के वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश किया हो, अपने लोगों के हेल्थ तक का वो केयर किया हो, आदमी तो आदमी, पशुओं तक की हेल्थ, समझे? तो ये बहुत बड़ी चीज है उस जमाने के लिए। आज ना हम लोग वेलफेयर स्टेट है और कुछ कुछ होता रहता है, डेमोक्रेसी और क्या क्या है। ठीक है। तो खैर, तो हम आपको बता रहे थे, क्या तो बता रहे थे, क्या बता रहे थे? तो हो गया अंतिम सर। तो हम आपको ये बता रहे थे कि अभी हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज अभी पढ़ेंगे, मतलब इकोनॉमी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ के बारे में अभी। अब 8, हाँ, तो ये बता रहे थे आपको कि मौर्य से ज्यादा प्रश्न आता है सभी परीक्षाओं में। क्यों आता है वो हम आपको उसका लॉजिक बताए। तो इसलिए हम लोग को इसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, इसका इकोनॉमी, सोसाइटी, सारा चीज के बारे में जानना है, और मौर्यन आर्ट, ये सब के बारे में जानना है। तो इसलिए हम लोग ये इसको अलग से पढ़ेंगे, अभी एक क्लास में संभव नहीं है। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद।